हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील अग्रवाल। ये ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड KEE 101 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1 जो कि है डीसी सर्किट। ठीक है, अभी तक हम बेसिक्स 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं जिससे हमने सिलेबस को डिस्कस किया है कि मॉड्यूल वाइज किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है। उसके अलावा हमने कुछ टेक्स्ट बुक्स और नोट्स के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स डेफिनेशंस। जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जैसे कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है एंड ओम्स लॉ क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक डेफिनेशंस है स्टार्ट करने के लिए मॉड्यूल 1 को, वो सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, हमारा सबसे पहला डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी मटेरियल हैं हमारे पास, मटेरियल इन द सेंस जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे मटेरियल्स हैं। इन सभी मटेरियल्स में कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मटेरियल के अंदर जो अवेलेबल हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जब हम फ्लो कराते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक वायर है। ठीक है, हम एक वायर ले लेते हैं। ये एक वायर है हमारे पास। इस वायर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इस पर्टिकुलर वायर को अगर हम कनेक्ट करते हैं एक सप्लाई के साथ, ये एक हमने बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे एक फोर्स या पोटेंशियल या एक बैटरी अप्लाई करेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे? ये मूवमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड में। जो मूवमेंट हमारा इसका इलेक्ट्रॉन्स का होने वाला है, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। So this is how these electrons will move, because these are free to move and these have to move in one particular direction. So these are moving like this. ठीक है, अभी जो मूवमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने एक लिया हुआ है। ये जो वायर है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस वायर का। तो इस वायर में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर समय में पास होंगे, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को एलेबोरेट करें, करंट की डेफिनेशंस को, तो हम क्या कहेंगे? द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन a definite direction is called electric current। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई करंट की। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने कहा कि हर एक मटेरियल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उसी को हमने कहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर इस डेफिनेशन को इलेबोरेट करें और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक निश्चित समय में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे करंट। जैसे अगर हम इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित समय में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह पर थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। एंड दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt।
dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला? करंट I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, वेयर q हमारा है चार्ज, t हमारा है टाइम। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू q अपॉन t। ठीक है, q का हमारा यूनिट क्या होता है? कूलम्स। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर करंट का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है, कूलम्स पर सेकेंड के साथ साथ करंट का एक और यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पियर, राइट? तो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक करंट इज। नाउ यहाँ पर एक और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही है। हमने कहा कि हर एक मटेरियल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, लूजली अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, जो कि फ्री करने के लिए मूव होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया है कुछ कैटेगरीज में। वो कैसे किया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मटेरियल्स को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या किया है? मटेरियल्स को, मटेरियल्स आर categorized in 3 parts। कौन कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1 is called conductor, number 1 is called conductor, number 2 is called insulator, and number 3 is called semiconductor। ठीक है, ये सब चीजें हम इसलिए बता रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें सभी करंट से रिलेट करती हैं। क्योंकि करंट कहाँ से पास होगा? मटेरियल से पास होगा, और मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर से करंट जाएगा या नहीं जाएगा या कितना जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, नंबर 1 इज कंडक्टर, नंबर 2 इज इंसुलेटर, नंबर 3 इज सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन होगी किसी भी कंडक्टर की, कैसे हम कंडक्टर को डिफाइन करेंगे? बेसिकली कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस व्हेन ए मटेरियल कैरीज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर होंगे उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक कंडक्टर को हम फोर्स या बैटरी या पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर से जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ज्यादा होगा। और जैसा कि हमने कहा कि किसी भी एक डेफिनेट समय में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं वही कहलाता है क्या? करंट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर से ज्यादा करंट पास होता है बिकॉज वहां पर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे इन कंडक्टर्स के तो कौन कौन से कंडक्टर्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर? सबसे बेस्ट जो कंडक्टर्स माने जाते हैं वो है एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ये मेनली 4 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंडक्टर्स माने जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा जितने भी वायर्स होते हैं वो या तो एल्यूमिनियम के होते हैं या तो कॉपर के होते हैं, या फिर दोनों को मिक्स करके एक मटेरियल बनाया जाता है, उससे हम किसी भी वायर को बनाते हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम यूज नहीं करते क्योंकि आपको पता ही है सिल्वर और गोल्ड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इस वजह से किसी भी वायर के अंदर सिल्वर या गोल्ड का यूज नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट। बट एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज बहुत ज्यादा हमें मिलता है, राइट? आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे, दैट इज इंसुलेटर। अब इंसुलेटर इज जस्ट इनवर्स ऑफ कंडक्टर, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडक्टर में हम कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर में होगा वेरी लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, इस वजह से वो जो डेफिनेशन बनती है करंट की उसके अकॉर्डिंग बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे उतना ही ज्यादा वो करंट को
रोकेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेटर्स बेसिकली वहां यूज करते हैं हम जहां हम चाहते हैं कि करंट पास ना हो या बिल्कुल ही ना हो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेरी लेस, या रादर देन वी कैन से वेरी 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 लेस, या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता at the room temperature. This is the very important thing, at the room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर इंसुलेटर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो उसके अंदर से करंट पास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वाइल कंडक्टर के केस में जस्ट इसका उल्टा होता है कि अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर से जो करंट पास हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज, resistance will also increase. In case of conductor, here if temperature will increase, resistance will decrease, and if resistance will decrease, it means current will start flowing. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा जो भी वायर्स आपके होते हैं, वायर के जो अंदर मेटल है वो क्या है, वो कंडक्टर है। वायर्स के ऊपर जो प्लास्टिक लगी है वो क्या है, वो इंसुलेटर है। अब आपने गौर किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा गर्म होके धीरे धीरे उसका जो पॉइंट है वो ऐसे पॉइंट पर आ जाता है कि वो मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद इंसुलेटर जो है उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज होता चला जा रहा है। राइट, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंसुलेटर्स को देखें तो क्या क्या है, सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल आता है इंसुलेटर का, नंबर 1 इज रबर, नंबर 2 पे आ जाता है प्लास्टिक्स। ये वो सारी चीजें हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। और पेपर, पेपर इज आल्सो एन इंसुलेटर। और सम लिक्विड्स आर आल्सो देयर, सम गैसेस आर आल्सो देयर। ठीक है, कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, कुछ गैसेस भी होती हैं। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है, लिक्विड के अंदर। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस और अपरेटस ऐसे होते हैं जहाँ पर गैसेस होती हैं जो करंट के फ्लो को रोकती हैं। बाकी रबर, प्लास्टिक्स, ये सारी चीजें, पेपर, ये सब चीजें तो हमने देखी हैं जगह जगह पर, वायर्स में हर जगह रबर या प्लास्टिक होती है। रबर आपने देखा होगा लैब्स में जगह जगह रखी रहती है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल लैब में होती है, जहाँ पर हम वॉक करते हैं, खड़े होते हैं और उसके ऊपर ही खड़े होते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। इस तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। राइट, नाउ थर्ड टाइप की कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, अब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस। ये है सेमीकंडक्टर, मतलब सेमी मतलब थोड़ा सा, राइट, ये थोड़ा सा कंडक्टर की तरह से काम करता है। इसके अंदर भी बहुत ही फ्यू कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज आल्सो डिफाइंड एज कि वी हैव ए वेरी few number of free electrons here. सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी few number of free electrons होते हैं at room temperature. रूम टेम्परेचर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस मेजरली डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का मटेरियल हमारे पास है। तो सेमीकंडक्टर्स होंगे द व्हेन वी हैव फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब क्या है, ये सब सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, या सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं। और अगर इनका मेजरली ये एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन से हमारे बहुत सारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उनको भी हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। राइट, तो एग्जांपल यहाँ पर हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए सेमीकंडक्टर कैटेगरी। ठीक है, तो मटेरियल्स को हमने कैटेगराइज कर लिया 3 पार्ट्स में। उन तीनों पार्ट्स को, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों को हमने रिलेट किया है करंट के साथ, क्योंकि करंट की हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको भी डिफाइन किया है कि कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यही एक वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए वहां पर एक पोटेंशियल या वोल्टेज होना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि हाउ वी कैन डिफाइन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले वन वर्ड डेफिनेशन हम लेंगे, द कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, the capacity of a charged body to do work is called electric potential। ठीक है, ये है इसका वन लाइन डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आगे फर्दर इसको डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, कोई भी बॉडी है वो चार्ज है, चार्ज होने के बाद वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास एक बॉडी है, जो कंडक्टर्स था उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत थी। तो पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ कि ये एक चार्ज बॉडी के द्वारा किया गया वर्क है। चार्ज बॉडी क्या करती है, कौन सा काम करेगी, वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजेगी या तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो दो ही काम कर सकती है, इधर इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और अपने से दूर भेजेगी, रिपल्शन कर सकती है। दो ही काम यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना और रिपल्शन करना, ये क्या है, वर्क है। ठीक है, जितना ज्यादा कोई बॉडी काम करेगी उसका उतना ही बड़ा पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, 5 वोल्ट का मतलब है कि वो हमारा 5 जूल्स ऑफ वर्क करेगी, एक जूल 5 जूल्स को वर्क करेगी वो बॉडी हमारी, और एक कूलाम को चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ, 5 वोल्ट का अगर किसी पर्टिकुलर बैटरी का बॉडी का चार्ज हम कहें कि 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट का सिंपली मीनिंग ये है कि 5 जूल का वर्क करेगी आपका बॉडी को एक कूलाम का चार्ज ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं थ्रू द फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल can be denoted by V. So heat is a voltage, V is equals to work done upon charge. Work done can be defined as W, charge is defined as Q. ठीक है, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होगा आपका जूल्स, वर्क डन का यूनिट होगा जूल्स, चार्ज का यूनिट होगा कूलम। तो वोल्टेज का यूनिट क्या बन गया, जूल्स पर कूलम, और वी कैन आल्सो से इट वोल्ट्स। ठीक है, हम कह सकते हैं वोल्ट्स। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर 5 वोल्ट का कोई बैटरी है आपके पास, 5 वोल्ट का चार्ज है आपके पास, तो 5 वोल्ट का क्या मतलब हुआ, 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 5 जूल्स अपॉन 1 कूलम। तो कैसे डिफाइन हो गया कि 5 वोल्ट अगर बैटरी है तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि 5 जूल का वर्क डन किया गया है 1 कूलम चार्ज करने के लिए। ठीक है, 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 5 जूल अपॉन 1 कूलम। दिस इज व्हाट द मीनिंग इज, राइट। अब इससे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने कहा वोल्टेज है, वोल्टेज इज नथिंग बट इस तरह का जो सिंबल हमने यूज किया था अभी अभी पिछले वाले केस में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था। इसको अगर दोनों तरह से डिनोट करें, ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये है हमारा पॉजिटिव, राइट। तो इन साइन से क्या मतलब है, ये जो साइन हमने लगाए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों का सिंपली मतलब यही है जो हम अभी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करना या अट्रैक्ट करना, वो दोनों ही चीजें इन पोलैरिटीज पे डिपेंड करती हैं। ये क्या है, पोलैरिटीज हैं। पोलैरिटी मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ इधर पॉजिटिव है, यहाँ इधर नेगेटिव है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो डिफाइन करती है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स किस साइड
ट्रांसफर होने वाले हैं, किस साइड मूव होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। आगे हम बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद सबसे मेन चीज आती है पोटेंशियल से रिलेटेड ही, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो हम आगे स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप में एक वोल्टेज ही है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वन लाइन डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पर? ये है द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स of two charged body, ठीक है। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स ऑफ टू चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अभी अभी हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफाइन किया था। मान लीजिए एक बॉडी का एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है, एक और बॉडी है हमारे पास, उसका भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है, राइट। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल वी हैव अ बॉडी A and another body B. We have plus 5 volt here, इसका जो पोटेंशियल है वो है plus 5 volt, and we have plus 3 volt here, right? अगर हम A और B दोनों बॉडी को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करें like this, ठीक है, तो क्या होगा? करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? हायर पोटेंशियल पे हमारे पास है 5 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल पे हमारे पास है 3 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका हायर पोटेंशियल साइड पॉजिटिव रहेगा, लोअर पोटेंशियल साइड नेगेटिव रहेगा, एंड जो नेट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट्स, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए इज रिलेटेड टू दिस टर्म, point B is related to this particular body, so we can say the potential difference in between A and B point is equals to 5 minus 3, that is nothing but 2 volts, ठीक है। तो 2 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। नाउ हाउ द चार्ज विल फ्लो, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। अगर ए और बी बॉडी की बात करें तो चार्ज कैसे मूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव हो रहे हैं? हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो होगा B2A, B2A हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले हैं, ठीक है। इसका यूनिट भी वोल्ट्स ही है, क्योंकि बेसिकली हम दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ वोल्टेज, दैट्स इट, राइट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाउ वी मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेंटेन कैसे होता है? हाउ पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD से लिख रहे हैं। हाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए किस चीज की जरूरत है, कैसे ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ठीक है, ताकि थ्रू आउट द सर्किट ये 2 वोल्ट बना रहे। हाउ वील डू दिस, लेट्स सी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म है यहाँ पे हमारे पास, जिसको हम कहते हैं EMF। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन नोट करते हैं। अ डिवाइस that maintains potential difference
between 2 points is said to develop EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या लिखा हमने? एक डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू डेवलप EMF। अगर कोई भी एक डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, हम कहते हैं कि वो EMF डेवलप कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल वी कैन से बैटरी और सेल। बैटरी सेल्स तो सभी यूज करते हैं, तो वो क्या काम करता है? वो बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है, और दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को मेंटेन करना ही EMF को डेवलप करना होता है। राइट नाउ व्हाट इज दिस EMF? EMF की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज दिस EMF? EMF इज द फोर्स, EMF is the force that causes an electric current to flow in a circuit। ये हो गई EMF की डेफिनेशन। मींस EMF इज ए टाइप ऑफ फोर्स बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए फोर्स करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है। यहाँ पर ये सारी क्वांटिटी वोल्टेज से रिलेटेड है, सभी एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सारी की सारी क्वांटिटी अपने आप में एक वोल्टेज ही है, इसीलिए सभी का यूनिट सेम है। इसलिए यूनिट ऑफ दिस EMF इज ऑल्सो वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पर इसका भी यूनिट वोल्ट्स ही होगा। ठीक है, ओके। सो हमारा बेसिक वोल्टेज और करंट का डेफिनेशन हो चुका है। वोल्टेज और करंट हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब आगे हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज द रेजिस्टेंस। उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस? द ऑपोजिशन offered by a substance to flow of electric current is called its resistance। ये है डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में जो भी अपोजिशन मिलती है सर्किट के अंदर, उसको उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इसको एक जनरल टर्म में समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल लेते हैं वाटर फ्लो का। ठीक है, हमारे पास एक पाइप है, दिस इज द पाइप। यहाँ से वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पाइप है, ये है वाटर। तो इमेजिन कीजिए कि इस पाइप का आउटपुट का मतलब है ये आउटपुट है यहाँ पे, और ये इनपुट है यहाँ पे। इधर से हमने पानी को इन किया, इधर से हमने पानी को आउट किया। ठीक है, तो आउटपुट पे पाइप का जो डायमीटर होगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं वाटर का आउटपुट डिपेंड करेगा। अगर वाटर का इनपुट यहां से किया और उसका डायमीटर और आउटपुट का डायमीटर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मींस वाटर का फ्लो कंटिन्यूअसली बना रहेगा, तेज वाटर का फ्लो होगा। लेकिन अगर हम वाटर के इनपुट से आउटपुट को नैरो कर दें, यहाँ से वाटर आउटपुट है, यहाँ से वाटर इन है, तो क्या होगा? यहाँ से हमने वाटर तो इन कर दिया, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नैरो डायमीटर वाटर का जो फ्लो है वो रुकेगा, और रुकने की वजह से क्या होगा? पूरा का पूरा वाटर एक साथ फ्लो नहीं हो पाएगा। आप देखते भी हैं कि जब आप किसी टैप को या कुछ ओपन करते हैं तो वहां से वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा निकलता है, लेकिन
इनपुट वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि पीछे से जो पाइपलाइन होती है वो हमेशा डायमीटर में मोटी होती है, लेकिन आगे से अगर आप देखोगे तो आगे से आपका जो वाटर का डायमीटर है वो पाइप का जो डायमीटर है वो कम होता है, इस वजह से वाटर का जो आउटपुट है वो कम रहता है। तो अगर हम इस पूरे फिनोमिना को करंट से रिलेट करें या यहाँ रेजिस्टेंस से रिलेट करें तो वाटर क्या है, वाटर इज नथिंग बट अवर करंट। वाटर हमारा करंट है, ये जो पाइप है दिस इज अवर वायर, और इसका जो डायमीटर है दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नैरो एक साथ हो या फिर धीरे धीरे हो एक ही बात है, ठीक है, डजंट मैटर। तो यहाँ पर दो चीज के ऊपर वाटर का प्रेशर डिपेंड करता है, नंबर वन डायमीटर ऑफ दिस वायर इस पाइप, नंबर टू प्रेशर ऑफ दिस इनपुट। ठीक है, यहां से हमने प्रेशर दिया और यहां से हमने आउटपुट ले लिया। तो प्रेशर किस चीज से रिलेट करता है, प्रेशर आपका रिलेट करता है ईएमएफ से। अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाए जितना बड़ा ईएमएफ होगा उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस रिलेट जो करता है वो है आपका डायमीटर, जितना कम या ज्यादा डायमीटर होगा या जितना कम या ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस हिसाब से आपके करंट का फ्लो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरे फिनोमिना को हम यहाँ से समझ सकते हैं वाटर के फ्लो से एक पाइप के अंदर जाते हुए, राइट। अब आगे डिस्कशन करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस में ऑपोजिशन ऑफर्ड कौन करता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ही अल्टीमेटली हमारा ऑपोजिशन ऑफर करेगी, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है लार्ज क्वांटिटी में तो ऑपोजिशन कम होगा। इफ वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई देन resistance will be low. If we have electrons in less quantity we will have resistance high. हम पढ़ चुके हैं ये चीज, हमने देख लिया था कि मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो पहले वाले केस की बात करें, इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव लेस नंबर ऑफ लेस रेजिस्टेंस, दैट मींस इट इज कंडक्टर और विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर। अगर हम वेरी वेरी हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें और अगर हम वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वील हैव ए कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, बट हम ना तो वेरी वेरी हाई की बात करेंगे ना तो वेरी वेरी लो की बात करेंगे, बट एज कंपैरेटिवली हम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा की अगर बात करें तो उस केस में रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा के बीच में वेरी कर सकता है। हम एकदम लो पॉइंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम हाई पॉइंट की भी बात नहीं कर रहे हैं। इनके बीच के जितने केसेस हैं हम उन केसेस की अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स या ईएमएफ ये दो चीजें चेंज हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो उससे क्या होगा, उससे तो हमारा मटेरियल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ईएमएफ को चेंज करें, ईएमएफ मतलब जो फोर्स है, जो प्रेशर है, अगर उसके प्रेशर को चेंज करें तो भी हमारे करंट की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर ईएमएफ की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो एज पर द रेजिस्टेंस एंड एज पर द करंट we'll have the value of current will be changed, right? So it depends on the value of resistance and also the value of electromotive force. ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस रेजिस्टेंस, वी डिनोट वी रिप्रेजेंट दिस रेजिस्टेंस लाइक दिस, दिस इज द रेजिस्टेंस आर, इसका जो सिंबल है वो है आर, यूनिट होता है ओम, ओ एच एम। ठीक है, यूनिट इसका होता है ओम। सो व्हाट वी से, वी कैन से इज कि the unit of the resistance is ohm and it represented by the capital letter R। ठीक है, R से हम इसको डिनोट करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, मींस व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। What are the factors on which resistance depends? ठीक है, तो
इस पूरे डिस्कशन से क्या क्या चीज हमारे सामने निकल कर आई है? सबसे नंबर वन, सबसे पहली चीज है डायमीटर। इसका डायमीटर, डायमीटर इन द सेंस इसका एरिया। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारी यहाँ से निकल कर आ रही है एरिया। मतलब एरिया ज्यादा होगा तो वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, एरिया कम होगा तो वाटर का फ्लो कम होगा। और वाटर का फ्लो कम होगा इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब उल्टा हो गया। इट मीन्स, वापस से देखते हैं कि इफ एरिया इज मोर, water will also more. If area is less, water will also less. And water flow ज्यादा होने का मतलब है करंट फ्लो ज्यादा होना, और करंट फ्लो ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस कम होना। सिमिलरली वाटर फ्लो कम होने का मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा होना या फिर करंट कम होना। तो वी हैव मोर नंबर ऑफ मोर रेजिस्टेंस हियर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे रिलेशन बन गया? यहाँ पे रिलेशन बन गया, नंबर वन इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। सेकेंड, और किस चीज पे डिपेंड करेगा? दूसरी चीज है ये जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ कितनी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका डायमीटर तो कम है लेकिन आपने पाइप की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी कर दी है। पाइप की लेंथ लंबा होने से वाटर के फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपने एरिया को कम रखा है तो। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा पाइप लिया हुआ है और उसका एरिया हमने नैरो कर दिया। अगर हमने इस पाइप की लेंथ को बढ़ा दिया, प्रेशर सेम रखा है, डायमीटर सेम रखा है और लेंथ हमने ज्यादा कर दी, तो भी हमारा जो वाटर का प्रेशर है, वाटर का फ्लो है, वो सेम बना रहेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं वाटर का फ्लो पाइप के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। मीन्स इफ वी हैव लार्ज लेंथ means water will flow more, if we have less length water will flow less. तो यहाँ से क्या रिलेशन बनकर आता है in terms of this? If we have large length water will flow large, if we have less length water will be less. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रिलेशनशिप डेवलप हुई है वो रिलेशनशिप क्या डेवलप हुई है कि जो लेंथ है कंडक्टर का वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मींस वी कैन राइट एज नंबर 2 पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन यहाँ पर बन के सामने आया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो कौन सी चीज है? जिसके ऊपर हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया था, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। क्या था वो चीज? मटेरियल। ठीक है, किस मटेरियल से वायर को बनाया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो नंबर 3 इज द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, किस नेचर का मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि इनविजिबल है, डायरेक्टली सामने नहीं आती है बट इनविजिबली अपना काम करती है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो ये 4 क्वांटिटीज हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस व्हिच डिपेंड्स ऑन दीज 4 क्वांटिटीज। ठीक है, अगर हम कुछ देर के लिए टेम्परेचर को छोड़ दें, अगर हम कुछ देर के लिए टेम्परेचर को नेग्लेक्ट करें, तो व्हाट वी कैन से इज द रेजिस्टेंस is proportional to L upon A. By combining point number 1 and point number 2, we can call it as R is directly proportional to L upon A, where L is the length in meter, area A is the area in meter square, right? Also इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाएं तो वी कैन इंट्रोड्यूस ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
that is R is equals to rho L upon A. This is called rho, R H O. This is called rho. R is equals to rho L upon A. Rho क्या होता है? Rho is basically called the resistivity. This is called resistivity or specific resistance of a material. Specific resistance ऑफ ए मटीरियल. ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल पे. जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट है आपका ये रो, किस टाइप का मटीरियल है, किस नेचर का मटीरियल है, उसके ऊपर आपका रो का वैल्यू डिपेंड करेगा. तो अल्टीमेटली वी हैव कंसीडर्ड नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, and by considering all these 3 points we have found that ki R is equals to rho L upon A, where rho is the resistivity which depends on the nature of material, means the point number 3. R is directly proportional to L, which depends on the point number 2, जिसमें resistance is directly proportional to L है, and also R is equals to or proportional to 1 upon A, which is nothing but our point number 1. तो ये तीनों points हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं. यहाँ इन तीनों पॉइंट को कंसिडर करके हमारे पास ये रिलेशन आया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हमारे पास जो रिलेशन आया है उसके हिसाब से वी हैव गॉट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A. अगर इसको थोड़ा सा रिशफल करें तो व्हाट वी कैन गेट, हमें मिलेगा रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L. ठीक है, R का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, L का यूनिट होगा मीटर. ठीक है, मीटर से एक मीटर कट गया, हमें मिला ओम मीटर. मीन्स यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टिविटी और दिस रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर. ठीक है, इट इज व्हेन वी हैव कंसिडर्ड that the unit of length is meter and the unit of area is meter square. If you consider centimeter as the unit of this length and this ampere, what we get? Unit of R is ohm, unit of area we can say in centimeter square, and the unit of length is also considered as centimeter. दोनों सेम होना चाहिए. अगर हम कंसिडर कर रहे हैं सेंटीमीटर को तो एरिया भी सेंटीमीटर में ही होगा, और अगर हम कंसिडर कर रहे हैं मीटर में तो एरिया एंड लेंथ दोनों का मीटर में ही यूनिट होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा ओम सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट को. अब रेजिस्टिविटी के बेसिस पे अगर हम कुछ मटेरियल्स को डिफाइन करें, मटेरियल इन द सेंस जो हमने कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये सब चीजें डिफाइन की थी, तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, हम उनकी रेजिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे अगर कॉपर की बात करें, नंबर 1 हमने कॉपर को डिफाइन किया था. कॉपर एक अच्छा कंडक्टर कहलाता है. तो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है रूम टेम्परेचर पे वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर. ठीक है, वहीं आयरन की अगर बात करें, आयरन का जो रेजिस्टिविटी होगा दैट विल बी 9.68 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर. माइका की बात करें, माइका इज एन इंसुलेटर. माइका की अगर बात करें तो इट विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to the power 11 to 10 to the power 15 ओम मीटर. सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें, सिलिकॉन का जो रेजिस्टिविटी होता है दैट विल बी 2.5 into 10 to the power 3, एंड जर्मेनियम का बात करें दैट विल बी अराउंड 0.6 ओम मीटर. अब आप देखिए रेजिस्टिविटी किस तरह से चेंज हो रही है. आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर का जो है 1.7 into 10 to the power minus 8 मीन्स इट्स अ वेरी वेरी लेस वैल्यू. ऑल्सो आयरन का देखोगे 9.68 into 10 to the power minus 8, ऑल्सो इट इज अ वेरी लेस वैल्यू, बट कॉपर से ज्यादा है. माइका की आप देखेंगे इट इज वेरी वेरी हाई, 10 to the power 11 पॉजिटिव 11 एंड 10 to the power 15 पॉजिटिव 15. तो इसका जो माइका का जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड्स इन बिटवीन 10 to the power 11 to 10 to the power 15, means it's very very high. That is why mica is considered to be an insulator.
इंसुलेटर जिससे करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे हमने डिफाइन किया है कुछ मटेरियल्स को। कैन से इट इज सीरियल नंबर, दिस इज मटेरियल नेम and this is the resistivity at room temperature। हम सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे ही ले रहे हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं और उनके बदलने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पर आता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस भी हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इसी लेक्चर में, क्योंकि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कंडक्टेंस की क्या होती है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is called its conductance। means the reciprocal of resistance is called conductance। ठीक है, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, कैपिटल G। ठीक है, मैथमेटिकली व्हाट वी कैन राइट एज G is equals to 1 upon R। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें क्या मिला, हमें मिला G is nothing but is equals to 1 upon R। ठीक है, R का यूनिट होता है ओम, तो द यूनिट ऑफ G कैन बी ओम इनवर्स और mho, MHO। This is called mho। One more unit is used for this conductance, that is called Siemens। ठीक है, ये सारी यूनिट्स कंडक्टेंस की हैं, ओम इनवर्स कहें या mho कहें या सीमेंस कहें, सब एक ही चीजें हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। सो एक और सिंबल है जो कंडक्टेंस के लिए यूज होता है, दैट इज सॉरी द सिंबल ऑफ सीमेंस। सीमेंस के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं एस। ठीक है, कहीं पे अगर हम देखें एस लिखा हुआ तो वी शुड अंडरस्टूड कि ये इसका यूनिट है। और जो मोह है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ये जस्ट ओम का उल्टा है। ठीक है, ओम को आप देखोगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो ओम बन जाएगा, और इसको हमने रिवर्स किया है तो मोह बन गया है। राइट नाउ कंडक्टेंस के बाद हमारे पास आता है कंडक्टिविटी। वी हैव कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब अभी हमने पढ़ा था रो। ठीक है, कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ठीक है, अब इसका अगर फॉर्मूला देखें और यूनिट देखें तो क्या यूनिट आएगी? सो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर इसका यूनिट निकालें तो क्या यूनिट आएगा देखते हैं। हमें पता है G इज इक्वल्स टू है 1 अपॉन R। R का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए, तो उसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर हमें मिला A अपॉन रो एल, एंड 1 अपॉन रो इज नथिंग बट इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन L। ठीक है, कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो है सीमेंस, और A का जो यूनिट है, यूनिट लिख लेते हैं सीमेंस इंटू A इन मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर, L इन मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला
सीमेंस मीटर। और हमने लिखा था मो, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स हो गया कंडक्टेंस का। कंडक्टिविटी की अगर यूनिट देखें तो हमारे पास रो का यूनिट है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ओम मीटर में। अगर पीछे देखें तो हमने ओम मीटर में रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाला था, ओम मीटर। सिग्मा इक्वल्स टू है 1 अपॉन रो, दैट इज 1 अपॉन ओम मीटर। 1 upon ohm, that is nothing but equals to ohm inverse or mho or Siemens. So what we can say is the unit of this sigma is equals to Siemens meter inverse, ठीक है। कंडक्टिविटी की यूनिट हमारे पास आ गई है। कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेंस मीटर इनवर्स और 1 अपॉन ओम मीटर। वहीं कंडक्टेंस का यूनिट है हमारे पास सीमेंस और मो और ओम इनवर्स, ठीक है। तो these are the some basic definitions related to the current, voltage and the resistance। ये सारी चीजें हमारी सारी बेसिक्स से रिलेटेड हैं, जो सब बेसिक्स में कवर होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो होगा ओम्स लॉ एंड अदर एलिमेंट्स, दैट इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। उन सब टॉपिक्स के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 के, ठीक है। ओके, सो आप लोग वेट करिए, लेक्चर नंबर 2 जल्दी ही रिलीज होगा। टिल देन इन सब चीज़ों को स्टडी करिए और अंडरस्टैंड करिए इन सब चीज़ों को।